गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग फिर से अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्रॉपर डेफिनेशन, मतलब फंक्शन डिफाइंड कैसे होता है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को किस तरीके से ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने अभी जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम के थ्रू कर रहे हैं। क्योंकि देखो बेटा क्या है ना, आपको ये चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा कि फंक्शन क्या है और इसको डिफाइन कैसे करते हैं मैथमेटिकली। इसलिए अभी तक हम लोगों ने कोशिश किया कि हम लोग प्रैक्टिकल जो एग्जामिनेशन जो प्रॉब्लम्स हैं या प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल्स हैं उसके थ्रू आपको चीज़ों को समझाएं। बट नाउ अब हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकली जा रहे हैं, मतलब ये चीज़ देखेंगे कि अब फंक्शंस को प्रॉपर वे में कैसे डिफाइन किया, फिर हम उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है ये देखेंगे। तो देखो प्रॉपर डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था फंक्शंस का, ठीक है। और आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पर, और वो है हम लोग का डोमेन और रेंज। तो बच्चों डोमेन और रेंज क्या है और कैसे डिफाइंड होती है ये देखेंगे। और सबसे पहले ये भी देखेंगे कि डोमेन और रेंज जो है वो फंक्शन से जुड़ा कैसे, कैसे टर्म ये जो है फंक्शन से जुड़ जाता है। तो बच्चों देखो अगर हम डोमेन की बात करें कि डोमेन क्या है या रेंज क्या है, तो देखो हम लोगों ने फंक्शन जब डिफाइंड किया, ठीक है, फंक्शन जब हम लोगों ने डिफाइंड किया तो हम लोगों ने दो सेट लिया था, याद करो। हम लोगों ने दो सेट लिया था, एक सेट लिया था ए और एक सेट लिया था बी, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहां पर एलिमेंट लिया 1 2 3 और 4 लिया। यहां एलिमेंट हम लोगों ने लिया ए बी सी और डी लिया, ठीक है। याद करो हम लोग जब फंक्शन डिफाइन कर रहे थे तो हम लोग ने क्या किया भाई कि 1 को ए से जोड़ा, 2 को बी से जोड़ा, 3 को सी से जोड़ा और 4 को डी से जोड़ दिया। और हमने कहा कि ये जो रिलेशन हमने बनाया, ये जो चीजें बताई, ये जो रूल है ये कहलाया फंक्शन, ठीक है। अब जो डोमेन है बेटा वो डोमेन क्या होगा ये मैं बता रहा हूं। तो डोमेन और रेंज एक्चुअल में सेट्स को डिफाइन करते हैं। अब ये कौन सा सेट्स है? तो जहां से हम इनपुट लेते हैं, ठीक है, इनपुट कहां से आ रहा है? सेट ए से आ रहा है, ठीक। तो हम जिस सेट से इनपुट लेंगे उस सेट को कहेंगे डोमेन, ठीक है। और जहां से हम लोग आउटपुट लेंगे तो आउटपुट क्या क्या बन रहा है? ए बी सी और डी बन रहा है। तो यहां से हमने क्या लिया है? आउटपुट लिया हुआ है, तो हम इसको कहेंगे रेंज, ठीक है। सिंपल सा समझो कि भाई एक ऐसा सेट जहां से इनपुट लिया गया उसको डोमेन कहा जाता है, और एक ऐसा सेट जहां से हमने आउटपुट लिया उसको कहा जाता है रेंज। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा फंक्शन का जो बेसिक है ना बेटा ये हम लोग का डोमेन रेंज ही है। अगर डोमेन और रेंज अगर आपको समझ में आ गया ना तो आपको जो है ना चीजें बहुत आराम से क्लियर होती आ जाए। तो हम लोग को डोमेन और रेंज की जब बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना ये दोनों सेट्स होते हैं। अगर ये सेट है तो डेफिनेटली इट विल रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहां पर किसका ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है? ये है कलेक्शन ऑफ इनपुट्स, और ये क्या है? कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स। तो बेटा हम लोग यहां पर जब ए और बी की बात कर रहे हैं तो डोमेन अगर हम देखें तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ इनपुट्स एंड रेंज क्या होगा? कलेक्शन ऑफ हम लोग का आउटपुट है। तो डोमेन और रेंज को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि क्या है भाई डोमेन और रेंज, तो देखो उसको मैंने इस तरह से डिफाइन किया है, द सेट ऑफ ऑल रियल इनपुट्स विच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। तो बेटा यहां पर एक चीज जो मैंने यहां पर थोड़ा सा फोकस किया है उसको भी ध्यान रखना है। ये जो मैं रियल इनपुट लिख रहा हूं ना इसका क्या सेंस है? हम लोगों ने स्टार्टिंग में कहा था कि बच्चों ये चीज हम जो फंक्शन पढ़ते हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शंस की बात कर रहे होते हैं। तो रियल वैल्यूड फंक्शंस में भाई इनपुट भी रियल होना चाहिए और आउटपुट भी रियल होना चाहिए, हमने वहां पर बताया था। तो बच्चों यहां पर इसलिए मैंने कहा है द सेट ऑफ ऑल रियल इनपुट, और दूसरा चीज मैंने कहा फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। इसका क्या मतलब है भाई? देखो फंक्शन इज डिफाइंड का मतलब है, जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था एक जूसर का, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल कि भाई कोई जूसर है हमारे पास, अगर उसमें ऑरेंज डालेंगे तो ऑरेंज का जूस आएगा। तो अब अगर मान लो कि मैंने कहा कि ऑपरेटर जो है जूसर है और आपको भाई वहां पर उस ऑरेंज की बजाय आप वहां पर कुछ और चीज डाल दो, ठीक है, सपोज स्टोन डाल दो आप, तो भाई वो स्टोन का जूस तो बना के देगा नहीं। इसका मतलब वो सारी चीजें जो हम जूसर में डाल सकते हैं वो डिपेंड किस पे करेगा? वो एक्चुअल जूसर पे करने वाला है। तो इसका मतलब हम जो भी इनपुट लेते हैं वो इनपुट
जरूरी नहीं कि हर एक फंक्शन के लिए सेम हो, हर एक फंक्शन का अपना अलग अलग डोमेन और रेंज होता है बेटा, इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए जो इनपुट्स उस पर्टिकुलर फंक्शन को काम करे, उस पर्टिकुलर फंक्शन के डोमेन में आए, हम उसी को सिर्फ ले सकते हैं। तो हम लोग का जो फंक्शन लिया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग इनपुट डिसाइड होता है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी इनपुट ले लोगे। तो यहां पर हमने यहां पर डोमेन को डिफाइन किया कि वो सारे रियल इनपुट जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे डोमेन, ठीक है। और दूसरी चीज, इस इनपुट से हमें जो भी आउटपुट आया उससे जो सेट बनाया उसको हम लोग कहेंगे रेंज, ठीक है। तो ये डोमेन और रेंज बिल्कुल क्लैरिटी रहनी चाहिए कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। अब यहां पर डोमेन और रेंज को बताने के बाद एक और टर्म आता है बच्चों, कोडोमेन। ये कोडोमेन क्या है? डोमेन और रेंज तो हमें समझ में आएगी कि भाई दो सेट है ना, कि भाई यहां पर हमने सेट बनाया 1 2 3 और बनाया ए बी और सी, हमने ये फंक्शन डिफाइन किया है ना, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। तो सेट ए को कहेंगे डोमेन और सेट बी को कहेंगे हम लोग रेंज। तो बच्चों आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये कोडोमेन तब क्या हो गया? तो बेटा कोडोमेन की अगर हम बात करें ना, ये कोई अलग सा सेट नहीं होता है। कोडोमेन जो है वो एक्चुअल में यही सेट होता है। तो फिर डिफरेंस क्या है इस रेंज और कोडोमेन में? अब मैं आपको चीजें बताऊं। तो फंक्शन जब मैंने डिफाइंड किया था तो ध्यान से देखो, मैंने कहा कि 1 ए से जुड़ा हुआ है, 2 बी से जुड़ा हुआ है, 3 सी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि भाई यहां पर मैंने एक एलिमेंट लिख दिया डी, ध्यान से समझना, मैंने एक एलिमेंट क्या लिख दिया डी। अब ये डी जो है वो आपका किसी से जुड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहली तो ये बात आ गई कि सर ये फंक्शन है कि नहीं। तो बेटा आपको हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया था कि एक्चुअल में हम लोग का जो फंक्शन है वो सेट ए पे ही डिपेंडेंट होता है। मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट होने चाहिए वो किसी ना किसी से जुड़े होने चाहिए। ये बात हमने कहा था कि 1 हम लोग का ए से है, 2 बी से है, 3 सी से है। लेकिन सेट बी में कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि यहां का हर एक एलिमेंट जुड़ा हो। इसका मतलब क्या है कि अगर हम चाहें तो इसमें डी ई एफ जी एच खुद से भर सकते हैं, इसमें हम खुद से रख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहां पर हम लोग इमेज के अलावा या हम लोग यहां पर जो आउटपुट है इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है फंक्शन के नेचर पे या फंक्शन के डेफिनेशंस पे। तो अब हमने क्या किया कि यहां पर ए बी सी डी, जो ए बी सी था वो तो हम लोग का आउटपुट था ही, उसके अलावा मैंने क्या किया डी ई एफ जी एच भी डाल दिया। अब इससे क्या हुआ कि हम लोग का फंक्शन नहीं चेंज हुआ, लेकिन एक चीज जरूर चेंज हो गया, वो ये है कि अब ये सेट जो है ये सिर्फ आउटपुट का सेट नहीं रह गया। ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये अब सेट आउटपुट का सेट नहीं रह गया, क्योंकि इसमें आउटपुट के अलावा डी ई एफ जी एच भी आ गया। तो क्या अब भी हम इस सेट को रेंज ही बोलेंगे? नहीं, इस सेट को रेंज नहीं बोल सकते, क्योंकि रेंज की क्राइटेरिया है इट विल कंटेन ओनली रियल आउटपुट्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? रियल आउटपुट्स होना चाहिए, तभी जाकर ये रेंज बनेगा। इसका मतलब जैसे ही एक्स्ट्रा एलिमेंट दिख जाए सेट बी में, समझ जाना ये हम लोग का रेंज नहीं बल्कि कोडोमेन बन चुका है। अब हम लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कोडोमेन और रेंज में तब डिफरेंस क्या है सर? बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है बेटा। एक चीज ध्यान रखना, अगर एक ऐसा सेट बनाए, एक ऐसा सेट बना रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेंज है, जिसमें सिर्फ आउटपुट्स हैं, उनको कहा जाता है रेंज। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ आउटपुट्स हैं, उनको कहा जाता है रेंज। लेकिन एक ऐसा सेट जिसमें आउटपुट के अलावा भी हम लोग के कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उनको कहा जाएगा कोडोमेन। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो सेट हमने लिया था ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये एक्चुअल में कोडोमेन है। ये हम लोग का रेंज नहीं, कोडोमेन बन गया। तो क्या डिफरेंस आया रेंज और कोडोमेन में? ये चीज हम लोग के लिए माइंड में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने फाइंड आउट किया कि रेंज एक ऐसा सेट होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? आउटपुट्स होगा। और कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन एक ऐसा सेट होगा जिसमें आउटपुट्स के अलावा भी एलिमेंट होंगे।
तो एक तरीके से हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि रेंज जो होता है ना बच्चा, रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है ऑलवेज। चाहे आप किसी फंक्शंस की बात कर लो, कहीं भी बात कर लो, हमेशा ऑब्जर्व करोगे ना, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो अब माइंड में क्लियरिटी आनी चाहिए कि आपको फंक्शन में कोडोमेन दिया गया है या रेंज दिया गया है। ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि अगर वहां पर कोडोमेन लिखा गया है तो इसका मतलब उसमें आउटपुट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होंगे जो किसी से जुड़े नहीं होंगे। तो हम लोग के माइंड में जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी ना, तब तक हम फंक्शन में आगे चीजों को नहीं सोच पाएंगे कि रेंज क्या चीज है, कोडोमेन क्या है। तो कोडोमेन और रेंज में बच्चों ये बेसिक हम लोग का डिफरेंस होता है। ठीक है, नाउ अब हम लोग यहां पर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि यहां पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, फंक्शंस के लिए एक लिया हुआ है कि मान लो हम लोग का यहां पर सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कुछ एलिस, बॉब, क्रिस, डेव एंड एमा, ये 5 स्टूडेंट्स हैं और ये जो सेट है इट विल कंटेन इनका ग्रेड्स ABCDF। ठीक है भाई, ध्यान से देख लेना। यहां पे थोड़ा सा इमेज में है, मैं बता दे रहा हूं, एक्चुअल में यहां पर थोड़ा सा इमेज शिफ्ट हो चुका है, तो मैं यहां पे बता दे रहा हूं कौन सा डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये क्लियरिटी आ जाएगी। अब देखो ध्यान से, हम लोगों ने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइंड किया। किस फंक्शन की बात कर रहे हैं, ग्रेड फंक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों। ग्रेड फंक्शन मतलब स्टूडेंट और उसके ग्रेड के बीच का रिलेशन बताने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, हम लोगों ने यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स को लिखा है, हर एक स्टूडेंट के लिए एक पर्टिकुलर ग्रेड जो है ना यहां पर मैंने बता दिया है। एलिस ग्रेड A आया भाई, ठीक है। बॉब ग्रेड क्या आ गया, C। क्रिस ग्रेड A, डेव ग्रेड D और एमा ग्रेड C। हर एक स्टूडेंट का हमने एक यूनिक ग्रेड बनाया। अब क्वेश्चन मान लो ये पूछा गया कि क्या ये फंक्शन हो सकता है क्या, तो भाई फंक्शन की क्राइटेरिया याद करते हैं। क्या था भाई फंक्शन की क्राइटेरिया हम लोग का, याद है? फंक्शन की क्राइटेरिया थी कि पहला तो सेट A में जितने भी एलिमेंट है उन सब का आउटपुट एग्जिस्ट होना चाहिए। मतलब हर एक एलिमेंट का आउटपुट दिखना चाहिए को यहां पर। ठीक है, एलिस का दिख गया, बॉब का दिख गया, क्रिस का दिख गया, डेव का दिख गया, एमा का दिख गया। ठीक है, क्लियरिटी। उसके बाद दूसरी ये चीज थी क्राइटेरिया कि कोई भी स्टूडेंट का या कोई भी एलिमेंट का 2 आउटपुट नहीं दिखना चाहिए। तो क्या यहां दिख रहा है? और प्रैक्टिकल भी आप सोचो कि पॉसिबल है क्या, कोई बच्चा मान लो एग्जाम देता है तो उसका तो एक ही ग्रेड आएगा, या तो A आएगा, या तो B, या तो C, या तो D। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप ये कहते हो कि भाई इस एमा का जो है 2 ग्रेड आया? इसका मतलब क्या है? डेफिनेटली ग्रेड ये जो है रिलेशन जो दिख रहा है वो एक फंक्शन ही बनने वाला है ना। तो इसका मतलब ये चीज है कि बेटा यहां पर हम लोग जो चीजों को डिफाइंड किया है वो और कुछ नहीं, ग्रेड फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। उसी तरीके से हम लोगों ने यहां पर जब डोमेन और इसकी बात कर दी तो इस सेट को हमने क्या कहा, डोमेन। क्यों? क्योंकि भाई जो हम लोग के इनपुट्स हैं वो कहाँ आएंगे, डोमेन में आएंगे, और ये हम लोग का कोड। अब आपके मन में आएगा क्वेश्चन कि सर आपने इसको रेंज क्यों नहीं लिखा? तो बच्चों मैं आपसे एक बात क्लियरिटी बता दे रहा हूं, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोड। इसका मतलब मैं इसको रेंज लिखूं या कोड में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, हाँ एक चीज और, अगर इसमें देखा जाए तो B जो है बच्चों वो किसी का भी आउटपुट नहीं है। B किसी का आउटपुट नहीं है। कंफ्यूजन कहां हो जाता है कि अगर आप ऑब्जर्व करो तो A, C, D और F ये 4 जो है ना, ये चारों सिर्फ आउटपुट बन रहे हैं, लेकिन B तो आउटपुट किसी का नहीं है। अगर B आउटपुट नहीं है तो एक बात बताओ कि हम लोग यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आउटपुट के अलावा भी कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, और आउटपुट के अलावा अगर कभी हम लोग का एलिमेंट प्रेजेंट हो जाए तो क्या कहेंगे उसको, कोडोमेन कहेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको कोडोमेन लिखा है, रेंज नहीं लिखा है। रेंज लिखा होता तो उसमें B नहीं होना चाहिए था। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, आउटपुट के अलावा एक सिंगल एलिमेंट भी अगर दिख गया
उस सेट में वो रेंज नहीं कोडोमेन बन जाता है, इसलिए कोडोमेन है ना कि रेंज। दूसरी चीज हम लोगों ने यहां पर जो है एक और एग्जांपल लिया है। यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया है प्री इमेज और इमेज, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये बहुत अलग चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चीज है, इसको मैं बताने वाला हूं आगे। लेकिन फिलहाल हम जो प्रॉब्लम में बात कर रहे हैं कि एक एग्जांपल जो डिस्कस किया है कि ये किस टाइप का फंक्शन है ये देखने जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेंथ फंक्शन की, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन की हम बात करने जा रहे हैं। मान लो कि ये हम लोग इतने टाइप के स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है, ए बी बी 4 टाइम्स सी 2 टाइम्स डी और ई, ये हम लोग के 5 टाइप के स्ट्रिंग्स हैं, मैंने इनको नेमिंग किया हुआ है और उनके लेंथ यहाँ पर है। ए का 1 है, इसका 2 है, सी वाले का 3 है, डी वाले का 2 है और ई वाले का 1। हमने ऑब्जर्व किया कि भाई यहां पर ये जो 3 है ना, ठीक है, ये 3 और ये जो 5 है ना, ये आउटपुट किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, किसी से नहीं जुड़ा है, इसलिए ये सेट जो होगा ना बच्चों, ये सेट भी क्या होगा, कोडोमेन होगा, कोडोमेन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 और 5 एक्स्ट्रा लेंथ है इस लेंथ के सेट्स में, इसलिए ये हम लोग का कोडोमेन है ना कि हम लोग का रेंज। तो ये लेंथ फंक्शन है जो हमने डिफाइंड किया। तो बच्चों इसी तरीके से हम लोग फंक्शन को सेट्स के थ्रू डिफाइंड करते हैं। फंक्शन क्या होता है, सेट्स के बीच का रिलेशन कब फंक्शन बन जाता है, ये सारी क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया, एग्जाम्पल भी डिस्कस किया, ठीक है। सो नाउ अब हम लोग यहां पर जो देखने जा रहे हैं कि एक और मैंने यहां पर एग्जांपल लिया कि कभी अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों मैंने आपको फंक्शन सेट्स के बीच में दे दिया तो क्या आप उसे डोमेन और रेंज निकाल पाओगे? बिल्कुल हाँ। क्यों नहीं निकाल सकते हैं यहां पर? क्यों? तो ध्यान से देखो, मैंने एक एग्जांपल दे दिया, एक मैपिंग दे दिया आपको एक यहां पर फंक्शन का, जिसमें आप देखोगे ये एक सेट है, इसमें ए बी सी डी है और इसमें 3 7 8 और 0 है और आपको क्लियर दिख रहा है कि ए हम लोग का 3 के साथ जुड़ा है, बी 7 के साथ, सी 8 के साथ, डी 0 के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या हम डोमेन और रेंज बता सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल बता सकते हैं। इनपुट वाला जो सेट होता है बच्चों वो डोमेन कहलाता है। तो ये डोमेन हुआ ना, ये हम लोग का क्या हो गया? डोमेन। तो डोमेन क्या है? ए बी सी और डी। और अगर आपसे पूछा जाए कि रेंज क्या है तो भाई आउटपुट वाले क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। तो यहाँ पर रेंज में क्या क्या है? 3 7 8 और 0। तो देखो ध्यान से, ये हम लोग का आउटपुट है और ये जो हम लोग को दिख रहा है ए बी सी डी, ये इनपुट है। तो डोमेन बन गया ए बी सी डी और रेंज बन गया 3 7 8 0। बहुत ही सिंपल सा है। तो हम लोग अक्सर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से पूछे जाते हैं कि आपको फंक्शन दिया और आपसे पूछेगा डोमेन क्या है इसका और रेंज क्या है। तो बस इसी तरह से इनपुट वाला सेट से डोमेन निकाल लेना और आउटपुट के सेट से आप रेंज फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, आज हम लोग एक और चीज डिस्कस करने वाले फंक्शन से जुड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी चीज को ना आप बहुत तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। हमने देखा फंक्शन को कैसे डिफाइंड किया, हमने ऑपरेटर से डिफाइन करने की कोशिश की, फिर हमने सेट्स के थ्रू बताया फंक्शन क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करना बताया। बच्चों आज हम लोग फिर कुछ और तरीका भी देखने वाले हैं फंक्शन को डिफाइन करने का, जिसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। मतलब एक तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू फंक्शन को डिफाइन करने वाले। अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो सेट्स में आते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, सेट्स में ही कार्टेशियन प्रोडक्ट आते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग कहीं ना कहीं सेट का फिर से यूज करने वाले हैं अपने फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। तरीका अलग होगा अभी तक से। तो बच्चों सबसे पहला ये है कि सेट क्या होता है। सेट आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा उसको एलेबोरेट नहीं करने वाला मैं, बस सिंपल सा जान लो, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, उसको कहा जाता है सेट। तो सेट तो हम लोग जानते ही हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th या सेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 12, ये सारे सेट्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। अब मेन हम लोग का है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बच्चों आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बताया जाता है क्लास 11th में सेट्स में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं।
तो बच्चों जब कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात आती है तो हम लोग के माइंड में क्या क्या चीज आती है? सर हम लोगों ने वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ा है, रियल नंबर में प्रोडक्ट पढ़ा है, ये सेट का जो प्रोडक्ट है उसकी बात क्या कर रहे हैं? तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें या कार्टेशियन प्रोडक्ट हम अगर डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके माइंड में आना क्या चाहिए? आपके माइंड में आना चाहिए कि हम यहाँ पर दो सेट के एलिमेंट्स को, ठीक है, दो सेट के एलिमेंट को आपस में क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं। ये पेयरिंग करना ही जो है ना बच्चों ये कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। मतलब कि जब हम दो सेट ले रहे हैं और दोनों सेट के एलिमेंट को आपस में, ठीक है, पेयरिंग कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर के थ्रू, तो ये ऑर्डर्ड पेयर जो कहलाएगा ना कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। तो देखो मैंने इसको डिफाइंड किया है कि जैसे मान लीजिए दो सेट है हमारे पास ए और बी, दोनों नॉन इम्पिटी है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक बात तो हमेशा ध्यान रखना कि वो इम्पिटी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इम्पिटी हो गया तो डेफिनेटली आप उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहली क्राइटेरिया ये कि वो नॉन इम्पिटी होगा। अब जहां पर मैंने कहा कि भाई यहां पर एक सेट मैं डिफाइन कर रहा हूं जिसका एलिमेंट है ए कॉमा बी सच दैट वेयर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो ये जो सेट है ना बच्चों, ये सेट हम लोग का जो कहलाएगा वो कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। यानी कि अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो ए कॉमा बी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। ये चीजें सारी चीजें क्लास 11 में बताई गई है। ए कॉमा बी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। तो ये ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी जो है ये डिफाइन करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का, ठीक है। चलो एक एग्जांपल में बता दे रहा हूं। यहां पर एक सिंपल सा, जैसे मान लो सेट ए हम लोग के पास है 1 2, ठीक है। सेट बी है ए और बी। अगर मैं यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहा हूं तो बच्चों दो तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ध्यान रखना, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट टू बी जब निकालेंगे तो हमें करना क्या है कि ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाना है, यानी कि 1 को ए के साथ 1 को बी के साथ। तो 1 को ए के साथ ऑर्डर पेयर बना दिया और 1 को बी के साथ भी ऑर्डर पेयर बना दिया। फिर सिमिलर वे से ए का जो सेकंड एलिमेंट है 2 उसको ऑर्डर पेयर बनाएंगे ए के साथ और फिर बी के साथ, यानी 2 ए एंड 2 बी। तो ध्यान से देखो ये जो मैंने डिफाइंड किया ना, ये जो मैंने लिखा इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअल में प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट नहीं है, इट विल बी रिप्रेजेंट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू सेट्स। ऑर्डर्ड पेयर यानी कि दो सेट के एलिमेंट को ऑर्डर पेयर में रखा जाए तो उसको कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग क्लास 11 में डिस्कस किए, इसलिए मैं बहुत डिस्कस में नहीं जा रहा हूं। तो ए क्रॉस बी को देखो यहां पर कैसे लिखते हैं। ए क्रॉस बी को लिखने का तरीका है इट इज ए सेट जिसमें हम लोग का क्या एलिमेंट होगा? ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर, जहां स्मॉल ए से आया, स्मॉल बी से आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम लोग यहां पर सेट के थ्रू, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है, ध्यान से देखो, सेट ए में ए बी सी एलिमेंट है और बी में पी क्यू और आर एलिमेंट है। अब मैंने इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, यहां पर एक सिंबल छूट गया है, मैं बच्चों यहां बता दे रहा हूं, ये ए क्रॉस बी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ए को पी के साथ जोड़ दिया, ऑर्डर पेयर बनाया, फिर ए को क्यू के साथ ऑर्डर पेयर बनाया, ए को आर के साथ। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ना एक बात को हमेशा ध्यान रखना कि हर एक एलिमेंट यहां का, हर एक एलिमेंट यहां के ऑर्डर पेयर बनाएगा। ऐसा नहीं है कि ए सिर्फ पी के साथ बनाएगा, भाई इस बात को ध्यान रखना है। ए सिर्फ पी के साथ नहीं बल्कि ए पी के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा, ए क्यू के साथ भी बनाएगा, ए आर के साथ, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, यहां का हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है। तो ए कॉमा पी, ए कॉमा क्यू, ए कॉमा आर, उसी तरह से बी कॉमा पी, बी कॉमा क्यू, बी कॉमा आर, सी कॉमा क्यू, सी कॉमा पी एंड सी कॉमा आर। तो इस तरीके से जो है ना ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो बच्चों ये भी बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा बस ध्यान देने वाली बात ये होती है कि सर अब फंक्शन कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट से जुड़ गया, ठीक है। तो देखो इस चीज को मैं कैसे समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। एफ हम लोग का फंक्शन है बच्चों, ठीक है, जो एक रिलेशन है, क्योंकि हम जानते हैं कि फंक्शन रिलेशन से डिफाइंड होता है। फंक्शन जो है वो एक्चुअल में क्या डिफाइन कर रहा है? सबसेट को। एफ इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बिल्कुल सेम चीज का यूज हम लोगों ने रिलेशन में किया था जब क्लास 11 में बताया गया था
कि भाई रिलेशन जो है इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। याद करो बच्चों, वो चीज हमने बताया था वहां पर, और फिर हमने रिलेशन डिफाइन किया था। उसी तरह से फंक्शन भी बच्चों क्या है, इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अब इसमें कंडीशन आएगी फंक्शन वाली, क्योंकि भाई रिलेशन है तो रिलेशन वाली तो आई गई, फंक्शन है तो फंक्शन वाली कंडीशन आएगी। क्या कंडीशन है, फॉर ऑल ए स्मॉल ए, जो हम लोग का सेट ए में है, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ फॉर सम बी बिलोंग्स टू बी। फॉर सम बी बिलोंग्स टू बी का क्या सेंस है बच्चों? तो बेटा आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, जैसे मान लो हम दो सेट ले रहे हैं, ठीक है, दो सेट ले रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है, और इस तरीके से एलिमेंट जो है मान लो कि यहाँ हम लोग का 16 तक जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो मैंने कहा कि चलो एक हम रिलेशन बनाते हैं, पहले रिलेशन के बारे में सोचते हैं फिर फंक्शन के बारे में। मैंने कहा एक रिलेशन बनाते हैं कि यहाँ जो भी एलिमेंट है वो अपने स्क्वायर के साथ जुड़ेगा, अपने स्क्वायर के साथ जुड़ेगा। तो ये बताओ कि अगर मैं अपने इसके स्क्वायर के साथ जोड़ रहा हूँ तो कैसे जोड़ूंगा? 1 को 1 के साथ जोड़ दूंगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, यहाँ पर 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 आया। अब मैंने जो कनेक्शन बनाया, जो रिलेशन बनाया बच्चों, सबसे पहले ये बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल फंक्शन है। कैसे है? हर एक एलिमेंट जो है, हर एक एलिमेंट उसका आउटपुट यहाँ दिख रहा है, 1 4 9 16 दिख रहा है। दूसरी चीज, आपको यहां पर ऐसा नहीं दिख रहा होगा कि एक एलिमेंट का 2 आउटपुट है, कहीं भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? फंक्शन। अब मैंने आपसे कहा कि फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो बच्चों एक बात बताओ, जब मैं यहां पर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, ठीक है, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो क्या क्या आएगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, और इसी तरह से और भी बढ़ते जाएंगे, यहाँ 16 तक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मैं 4 तक ही लिख रहा हूँ बट वो 16 तक जा रहा है। ठीक है, आगे। तो अब ये बताओ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने हर एक एलिमेंट इसको इसके साथ जोड़ा 1 से लेकर 16 के साथ, फिर 2 को भी 1 से लेकर 16 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया, 3 को भी बनाया। अब आपसे ये बोला गया कि फंक्शन जो है वो एक ऐसा रिलेशन है जिसमें मैंने इसको इसके स्क्वायर के साथ जोड़ा। तो अब हम लोग का जो फंक्शन होगा बच्चों, अगर मैंने कहा कि एफ हम लोग का जो है अगर निकालो, पेयरिंग करो, तो क्या क्या होगा? ध्यान से देखना, 1 1 2 4 3 9 4 16। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिखा भाई यहाँ पर कौन किसके साथ जुड़ा। अब एक बात बताओ कि ये जो भी मैंने सेट बनाया, क्या ये ए क्रॉस बी का सबसेट बन रहा है? देखो ध्यान से, सारे एलिमेंट यहां प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब क्या मिला? एफ जो भी आएगा वो क्या आएगा? ए क्रॉस बी का सबसेट आएगा। यानी कि फंक्शन जो है वो एक रिलेशन ही है, तो रिलेशन वाली चीजें तो डिफाइंड करेगा ही वो, साथ ही साथ वो एक्स्ट्रा वो चीज भी करेगा जो फंक्शन होने की क्राइटेरिया को मस्ट बी सेटिस्फाई करनी चाहिए। यानी कि ए क्रॉस बी का सबसेट तो फंक्शन बनना ही बनना है, साथ ही साथ ये वो कंडीशन भी आ गई कि भाई कोई एलिमेंट बचा नहीं है और हर एक का सिर्फ यूनिक आउटपुट दिख रहा है। तो ये दोनों मिलकर रिलेशन को फंक्शन बना चुके हैं। तो इस तरीके से देखो हम लोगों ने कहा कि फंक्शन जो है वो क्या होगा? ए क्रॉस बी का सबसेट ही होगा हमेशा, इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि जैसे ए कॉमा बी अगर एफ में है, ठीक है, ये एक रिजल्ट की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ए कॉमा बी अगर एफ में है और ए कॉमा सी भी एफ में है, तो इसका मतलब बी कॉमा बी इक्वल टू सी होगा। क्यों होगा इसको मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लो मैंने कहा कि यहां पर ए बी सी यहां भी है, ए बी सी यहां भी, ध्यान से देखना, ए किसके साथ जुड़ा है? बी के साथ। फिर यहां पर ए किसके साथ जुड़ गया? सी के साथ। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर ये फंक्शन है तो क्या ये क्राइटेरिया होनी चाहिए? कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक एलिमेंट का यूनिक आउटपुट है। तो इसका मतलब ये जो मैंने डिफाइंड किया ए से बी और ए से सी, ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर ये फंक्शन है तो इन दोनों को मस्ट भी क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा।
यानी कि फंक्शन होने के लिए इसे ये चीज बनना ही पड़ेगा, b इक्वल टू सी होना ही पड़ेगा। यही रिजल्ट मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया। तो ध्यान रखना, फंक्शन की क्राइटेरिया से ये चीज इक्वल हो जाती है कि b मस्ट बी इक्वल टू सी हो जाए। तो अब अगर हम लोग यहां पर देखें तो ऑर्डर पेयर्ड विद सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड डिस्टिंक्ट सेकंड कोऑर्डिनेट्स आर नॉट अलाउड। मतलब a यहां भी है, a यहां भी है, लेकिन अगर आपने यहां b और c कर दिया तो ये गलत है। अगर यहां a और यहां a है तो यहां भी b और यहां भी b होना चाहिए। इसी का मतलब है ये। ठीक है, क्लियर? तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से फंक्शन को कार्टेशियन प्रोडक्ट से डिफाइन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों जहां पर हम दिखा सकते हैं फंक्शन के लिए। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मैंने एक सेट लिया 1 2 3, ठीक है, और यहां पर ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने कहा ना कि सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी से जुड़ रहा है, ठीक है, ध्यान देखना। लेकिन ये अपने से बड़ों के साथ जुड़ रहा है, मतलब 1 जो है अपने से बड़े के साथ जुड़ रहा है। ध्यान से देखना, तो 1 अगर अपने से बड़े के साथ जुड़ा है तो 1 2 के साथ जुड़ सकता है, 1 3 के साथ जुड़ सकता है, 1 4 के साथ जुड़ सकता है, 1 5 के साथ जुड़ सकता है, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ, 9 के साथ, 10 के साथ। अब मैंने पूछा कि क्या ये फंक्शन है? आप शुरू में बोलोगे सर ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई एक ही एलिमेंट के इतने आउटपुट कहां से आ गए, जबकि तो यूनिक आउटपुट अलाउड है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है, फंक्शन नहीं हुआ। उसी तरह से एग्जाम्पल देखो दूसरा। मान लो 1 2 3 और यहां पर 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ध्यान से देखो। मैंने कहा कि 1 जो है वो कुछ इस तरह से जुड़ेगा कि रिलेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 1। ये हम लोग का रिलेशन है। हमें बताना कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, ठीक है, ध्यान से देखना। हम लोग का x कहां से आएगा? यहां से आएगा, ठीक है, और y कहां से आएगा भाई? y यहां से आएगा। अब यहां से देखो, मैंने ये रिलेशन बनाया, ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं ये बताना है। तो आप x की वैल्यू यहां से लोगे, तो आपने x की वैल्यू क्या ले ली? 1, ठीक है, x की वैल्यू 1 ले ली तो y क्या आएगा भाई? देख लो ध्यान से, 2 × 1 + 1 क्या हो गया? 3। तो 1 किसके साथ जुड़ गया? 1 हम लोग का जुड़ गया 3 के साथ, ठीक है। उसके बाद x की जगह 2 रख देते हैं, तो y क्या आएगा? 2 × 2 + 1 5 आ गया। तो 2 किसके साथ जुड़ गया? 5 के साथ। उसके बाद x की जगह 3 रख दिया भाई, तो y क्या हो गया? 3 × 2 + 1 यानी कि 7। तो 3 किसके साथ जुड़ गया? अब मैंने पूछा कि ये फंक्शन है कि नहीं। दो क्राइटेरिया, सिर्फ 2 क्राइटेरिया बताएगी कि फंक्शन है कि नहीं। पहली, इस सेट में हर एक एलिमेंट का आउटपुट हम लोग को दिख रहा है, बिल्कुल सही आउटपुट दिख रहा है। सेकंड क्राइटेरिया, हर एक आउटपुट यूनिक है कि नहीं, मतलब 1 का एक से ज्यादा आउटपुट तो नहीं दिख रहा है, या 2 का या 3 का एक से ज्यादा आउटपुट तो नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, हर एक का यूनिक आउटपुट है। इसका मतलब ये दोनों क्राइटेरिया क्या कर रही है? फुलफिल कर रही है। और इस वजह से हम लोग का ये जो रिलेशन है वो क्या होगा? फंक्शन होगा भाई। इस तरीके से हम यहां पर फंक्शन को डिफाइन करते हैं थ्रू रिलेशन। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के थ्रू भी हम बहुत आराम से फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, इस चीजों को, ठीक है। तो हम लोग अब यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू भी देख लिए कि फंक्शन क्या होता है बच्चों, फंक्शन किस तरह से डिफाइंड होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट से, ठीक है। डोमेन, रेंज और को डोमेन को भी हमने डिस्कस किया। तो आज हम लोग इस क्लास में इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे, जैसे इमेज, प्री इमेज, ये सब क्या होता है, ये सबको देखेंगे। और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेसिक टाइप के, और फिर हम लोग डोमेन रेंज में आएंगे। तो बच्चों आज का क्लास का जो पर्पस था वो ये था कि आप डोमेन, रेंज और को डोमेन में डिफ्रेंशिएट करना सीख जाओ अच्छे से क्या है।
दूसरा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से फंक्शन कैसे डिफाइन करता है, ये सीख जाओ। तो ये दोनों चीजें अगर आप सीख गए हो तो आगे की बेसिक क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के इतना ही। गुड नाइट एंड हैव ए नाइस डे।